चलिए दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है आज की इस क्लास में। ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट चल रहा था और हम लोग बात कर रहे थे पावर ऑफ एनसीएलटी। एनसीएलटी के अधिकारों की बात हो रही थी। आपने कंप्लेंट तो कर दिया था एनसीएलटी के पास, और अब हम लोग बात कर रहे हैं कि एनसीएलटी क्या करेगा। आप भाई शिकायत तो कर दी एनसीएलटी के पास, अब एनसीएलटी के पास पावर तो होने चाहिए कुछ। तो हम लोग आज उसी की चर्चा आपके साथ करने वाले हैं। चलिए मेरा बच्चा, ये मैं बंद कर दूं टॉप 10। ये भी बंद हो जाओ, ठीक है जी। चलिए दोस्तों, हम लोग यहाँ से शुरू कर लेते हैं। पावर्स ऑफ ट्रिब्यूनल, यहाँ से शुरू कर लेते हैं हम लोग। ट्रिब्यूनल्स के पास क्या क्या अधिकार है, ये हमने शुरू नहीं किया था, तो हम लोग बात कर लेते हैं ट्रिब्यूनल्स के पास क्या क्या अधिकार है। भाई ऑब्वियस सी बात है, ट्रिब्यूनल के पास बहुत सारे पावर्स हैं। उनमें से सबसे पहला पावर जो है ट्रिब्यूनल के पास, ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट में, वो कुछ जनरल ऑर्डर पास करे जिससे जो भी शिकायत है वो खत्म हो जाए, ऑपरेशन मिस फिनिश हो सके। ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो आइए दोस्तों, हम लोग, मुझे लगता है कि बातें तुम लोगों ने कर लिया था। 200 राइट टू अप्लाई भी हो गई थी। पावर ऑफ ट्रिब्यूनल, मुझे लगता है मैंने इसमें कुछ पढ़ा भी दिया था। अब आप तो लाइव है नहीं, तो कोई बात नहीं, पर दोबारा पढ़ लीजिए, ऐसी क्या दिक्कत हो गई है ना। मुझे कुछ उपाय करना होगा इसका जिससे आपको दिक्कत ना हो। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैंने आपको कुछ इसमें पढ़ा भी दिया था 241 242 में। कोई बात। निवांधन जी हमारे लाइव जुड़ते हैं, क्या पता है कि नहीं, पता कर लेते हैं। लाइव जुड़ते हैं तो कुछ हेल्प हो जाएगी हमारी भी। चलिए बेटा, निवांधन विकास जैन जुड़ गए हैं। कैसे हो जैन साहब? चलिए बेटा, ये इन बच्चों का थोड़ा सा फाइनल वाली क्लास है। चलिए बेटा, मैं शुरू से कराता हूँ, 2 मिनट का तो बात है ना। 50 मिनट की करीबन क्लास होगी आपकी। ये तो पढ़ रहे थे चैप्टर 6 ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, ये पढ़ रहे हैं हम लोग। ये दोस्तों, तो इसमें बात हो गई थी जीरो ले लेते हैं, पावर ऑफ ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल के अधिकारों की बात होगी। पावर ऑफ ट्रिब्यूनल, अधिकारों की बात हो रही है। तो 242 है, 42 के भीतर पावर ऑफ ट्रिब्यूनल की बात है। तो पहला हमारे पास है टू पास अप्रोप्रिएट ऑर्डर, उचित कह सकते हैं आदेश देने का अधिकार है ट्रिब्यूनल के पास। और आदेश देने के पीछे एक ही मंसूबा है, मेरे को याद है, पढ़ा दिया था मैंने, फिर भी मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं। टू पास एप्रोप्रिएट ऑर्डर्स, ये दोस्तों कोई भी उचित आदेश पास कर सकती है सेक्शन 242 सब सेक्शन 1 में।
कौन पास कर सकती है? ट्रिब्यूनल। ये बेटा मैं समझ गया, इसको छोड़ दीजिए, अब आ जाइए। इवन वाइंडिंग अप का भी ऑर्डर दे सकती है और उसको जस्टिफाई लगे तो। सेकंड से आ जाइए, अगर नहीं भी पढ़ा तो आप पढ़ लीजिएगा खुद से, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं। सेकेंड पॉइंट में है नेचर ऑफ ऑर्डर दैट कैन बी पास्ड बाय ट्रिब्यूनल। यहां तो हुआ उचित ऑर्डर, अब लगता है उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा है। अब यहां पे नीचे लिखिए नेचर ऑफ ऑर्डर्स दैट कैन बी, nature of orders that can be passed by the tribunal, that can be passed by the tribunal। ये बड़ा प्यारा है, सेक्शन 242 42 सब सेक्शन 2, बहुत अच्छा दुलारा प्यारा सेक्शन है। इसमें ये लिखा हुआ है बेटा जी, ऑर्डर पास्ड अंडर ऑर्डर पास्ड अंडर 242 सबसेक्शन 1, ऑर्डर पास्ड अंडर 242(1) में प्रोवाइड फॉर किन चीजों की बात कर सकता है? जो 242(1) में जो आपने पिछली क्लास में पढ़ा था कि एप्रोप्रिएट ऑर्डर पास कर सकता है, में प्रोवाइड फॉर पहला हो गया द रेगुलेशन ऑफ कंडक्ट ऑफ, the regulation of conduct of affairs of the company, the regulation of conduct of affairs of the company in future, the regulation of conduct of affairs of the company in future। B पॉइंट है द परचेज ऑफ शेयर्स। ये पर लिख लीजिए, फिर मैं समझा देता हूं, ये पर लिखना जरूरी है। परचेज ऑफ शेयर्स और इंटरेस्ट, परचेज ऑफ शेयर्स और इंटरेस्ट ऑफ एनी मेंबर्स of any members of the company, the purchase of shares or interest of any members of the company। अब करा किसी मतलब आदेश में ये भी आदेश आ सकता है, बी पॉइंट बहुत ही मस्त है, अगर आप खुद से पढ़े तो और मजा आएगा। बाय अदर मेंबर्स देयर ऑफ और बाय द कंपनी। अच्छा, बी पॉइंट सोचिएगा, बी पॉइंट में शायद यह लिख रहा है कि द परचेज ऑफ शेयर्स और इंटरेस्ट ऑफ एनी मेंबर्स ऑफ द कंपनी बाय अदर मेंबर्स देयर ऑफ और बाय कंपनी, है ना बेटा, बाय कंपनी, ऐसा इन्होंने बना रखा है। द परचेज ऑफ शेयर्स और इंटरेस्ट ऑफ एनी मेंबर्स बाय अदर मेंबर्स देयर ऑफ और बाय कंपनी। तीसरा है वो भी बहुत धमाकेदार है। In the case of a purchase of its shares, the case of a purchase of its shares, भाई निवांदन जी, shares by the company एज ए फोर्सेट, यानी बी पॉइंट में कहा गया। बी पॉइंट में एक बात कही गई निवांदन जी कि ऑपरेशन और मिस मैनेजमेंट को खत्म करने के लिए या रोकने के लिए 242 में ट्रिब्यूनल क्या क्या आदेश दे सकती है। तो सब सेक्शन 1 तो कह दिया कि जनरल आदेश कुछ भी दे सकते जो भी उचित लगे, इवन वाइंडिंग अप, मतलब जब उसको लगता है कि कंपनी को बंद कराने से अच्छा है कुछ सुधार किया जाए, इवन उसमें बंद की भी बात की अगर सुधार की गुंजाइश ना हो तो। सेकेंड है नेचर ऑफ ऑर्डर्स दैट कैन बी पास्ड बाय द ट्रिब्यूनल। ऑर्डर पास्ड अंडर सेक्शन 242(1) में प्रोवाइड फॉर रेगुलेशन ऑफ कंडक्ट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी इन द फ्यूचर। आगे लिखा है द परचेज ऑफ शेयर्स। ये बी पॉइंट बहुत ही मस्त है कि जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं उनका शेयर्स खरीद ले। कौन खरीद ले सर जी? मेजॉरिटी शेयर होल्डर खरीद ले।
आप कहेंगे सर जी क्या बात है ना, जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं उनको कौन खरीद ले, मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स खरीद ले। तो ये बड़ी अच्छी बात है, आपको समझने की जरूरत। इन द केस ऑफ परचेज ऑफ इट्स शेयर्स बाय द कंपनी एज aforesaid, the case of purchase of its shares by the company as aforesaid। तो बी में है purchase of shares or interest of any members of the company by other members thereof or by company, ये कुछ लिखा है। in the case of a purchase of its shares by the company as aforesaid, ध्यान देंगे as aforesaid आगे लिखिए, the consequent reduction in share capital, consequent reduction of its share capital, और डी पॉइंट रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। वो चेंज इन मैनेजमेंट होता है ना, कभी कभी होता है कि आप डायरेक्टर बन गए हैं, अब आपको शेयर ट्रांसफर कर दिया जाएगा, तो इस तरह की रोक लगा सकती है। रेस्ट्रिक्शंस मतलब सब सेक्शन 2 मतलब थोड़ा स्पष्ट बताता है कि किस तरह की रोक लगाई जा सकती है। रेस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफर, ऑन द ट्रांसफर और अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, allotment of the shares of the company। ओके दोस्तों, उसके अलावा बहुत सारे हैं सर जी, मतलब थक जाएंगे आप पढ़ पढ़ के, लेकिन थकना मना है ना। लिखते हैं सर जी, एक बार मैं देख पा रहा हूं जे 10 11 12 13 मतलब 13 तरह के, वाह 10 बहाने करके ले गई दिल, तो ये 13 तरह के ऑर्डर पास कर सकती है। कौन पास कर सकती है 13 तरह के ऑर्डर? ट्रिब्यूनल। क्यों पास करेगी? क्योंकि ट्रिब्यूनल की नजर में आ गई है कि कंपनी में हो रहा है ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। वाह गजब। डी ई देखते हैं, द टर्मिनेशन, ओहो गजब। द टर्मिनेशन का मतलब हुआ समाप्त करना। टर्मिनेशन, setting aside, termination, setting aside, और modification of any agreement, the termination, setting aside or modification of any agreement, बेटा, the termination, setting aside or modification of howsoever arrived at, ये थोड़ा टफ है, लिख लेते हैं, बिटवीन द कंपनी एंड द एमडी। ओहो ये तो एमडी को भी ठिकाने लगा दिया। arrived at, between the company and the MD। पांडे जी एक गलती हो गई, आप नाश्ता करने कब जाएंगे? क्लास मेरी है, क्लास 11 बजे से होगी। तबीयत ठीक नहीं, हाँ फटाफट दौड़ के जाइए। The termination, setting aside or modification of any agreement howsoever arrived at between the company and the MD, any other director, मैनेजर। समझ रहे हैं बात क्या है? बात यह है कि
सॉरी, बात यह है कि कंपनी और एमडी के बीच में कोई एग्रीमेंट हो रखा है। सेट असाइड का मतलब होता है सर जी कैंसिल करना, टर्मिनेशन का भी मतलब होता है कैंसिल करना, मॉडिफिकेशन का मतलब उसमें थोड़ा बहुत चेंज लाना। The termination, setting aside or modification of any agreement howsoever arrived at between the company and the MD, any other director or manager upon such terms and conditions as may, in the opinion of the tribunal, be just and equitable in the circumstance. Just and equitable. Just and equitable means fair, उचित, मतलब just and equitable in the circumstances. The termination, setting aside or modification. The termination, setting aside or modification of any howsoever arrived at between the company and MD. सर कुछ नहीं है, अभी उदास मत होइए, अभी आप और मजे लीजिए। F बड़ा जल्दी लिख रहे हैं आज। The termination, setting aside, the termination, setting aside और modification, ओके दोस्तों, of any agreement between the company and any person। अच्छा, कोई और भी, जैसे आप सोल सेलिंग एजेंट है, आपको पढ़ाया तो नहीं है, है ना, सोल सेलिंग, सोल बाइंग कुछ होता है सर जी, जैसे मतलब लिखा हुआ है द टर्मिनेशन, सेटिंग असाइड एंड मॉडिफिकेशन ऑफ एनी एग्रीमेंट और एनी पर्सन इन द कंपनी एंड एनी पर्सन अदर देन दोज referred to in clause E. F, provided that no such agreement shall be, provided that no such shall be terminated ठीक है बेटा, terminated, set aside or modified except after due notice, terminated, set or modified except after due notice and except after due notice and after obtaining the consent of the party concerned, obtaining consent of the party concerned। ओके दोस्तों, आगे लिखा है जी, गजब जी। ई और एफ में क्या फर्क है? ई में हम उस एग्रीमेंट को कैंसिल कर रहे हैं जो कंपनी और एमडी या डायरेक्टर और मैनेजर के बीच, वही केएमपी जिसको कहते हैं, एमडी डायरेक्टर मैनेजर वही होगा, है ना। लेकिन इसमें और इन द ओपिनियन ऑफ ट्रिब्यूनल बी जस्ट, यहाँ पे वो अलग है। एफ में टर्मिनेशन, सेटिंग असाइड, मॉडिफिकेशन ऑफ एनी एग्रीमेंट बिटवीन द अदर देन दोज रेफर्ड इन क्लॉज ई। क्लॉज ई में जिनकी चर्चा उनको छोड़कर, मतलब कुछ नए लोग की बात। तो
आप कहेंगे सर नए लोग कौन हो सकता है? इम्प्लाई हो सकता है सर जी, सिंपल इम्प्लाई। जैसे मैं टॉपर्स का टीचर हूँ, जस्ट एक एग्जाम्पल, और टॉपर्स में ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट की मतलब कंप्लेंट गई है ट्रिब्यूनल के पास, तो भगवान सर अभी टॉपर्स के एमडी है, उनको हटाया जा सकता है। राजीव सिंह फैकल्टी है, अगर ट्रिब्यूनल को ऐसा लगता है कि राजीव सिंह के चलते भी दिक्कत है, एक बात कह रहा हूँ, तो राजीव सिंह को भी हटाया जा सकता है। ऐसा समझाने का इन्होंने कोशिश किया है। ओके बेटा, ऐसा समझाने का कोशिश किया है। अब जी पॉइंट पे क्या लिखा है, जी पॉइंट क्या है ये समझने की कोशिश कीजिए। जी पॉइंट, द सेटिंग असाइड ऑफ, सेट असाइड मतलब कैंसिल करना, द सेटिंग असाइड ऑफ यानी ट्रांसफर, setting aside of any transfer, delivery of goods, देख रहे हैं, पेमेंट, वाव, पूरी लाइन लिखिए, गजब है बेटा। अब चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। पेमेंट, एग्जीक्यूशन और अदर एक्ट, और अदर एक्ट रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी, relating to property made or done, relating to property made or done by or against, by or against the company within 3 months, कोई भी बेटा है ना, अब 3 months बिफोर द डेट ऑफ एप्लीकेशन, जिस दिन ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट की शिकायत ट्रिब्यूनल के पास की गई, उस शिकायत करने के 3 महीने ठीक पहले अगर कोई एग्रीमेंट किया है आपने किसी के साथ, जिसके थ्रू आप कंपनी की प्रॉपर्टी को आप ट्रांसफर कर रहे हैं, कंपनी की प्रॉपर्टी, जैसे कंपनी का कोई गुड्स है, जैसे स्टॉक है, आप उसको, मतलब ऐसा लग रहा है मिसमैनेजमेंट यही तो होता है। क्या होगा कि डायरेक्टर लोग हैं, वो कंपनी की प्रॉपर्टी या कंपनी का सामान ट्रेडिंग गुड्स वो किसको दे दिए हैं, ये मतलब किसी को दे रहे हैं। पेमेंट, एग्जीक्यूशन और अदर एक्ट रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी और डन बाय और अगेंस्ट द कंपनी विदिन 3 months बिफोर द, ठीक है जी, property made or done by or against the company within 3 months before the, अब किसके, before the date of the application, date of the application at this section, which would if made, which would made or done by or against, made or done by or against an individual, done by or against an individual, be deemed in his insolvency, अच्छा, be deemed, अभी पूरी लाइन को लिखिएगा, his insolvency to be a fraudulent preference, to be a fraudulent preference। मतलब क्या है, मतलब बहुत साफ है दोस्त, मतलब ये है कि कंपनी ने अपना कोई प्रॉपर्टी या अपना कोई गुड्स या कोई भुगतान किया है ना, या कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट किया है, और वो कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, और ये जो इसकी टाइमिंग है ट्रांसफर की या पेमेंट की, जिस दिन 241 के ग्राउंड्स के आधार पे जो एप्लीकेशन होता है ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट के, उसके 3 months, मतलब कितने पुराने, सुनिए ये भी समझ सकते हैं कि ट्रिब्यूनल के पावर पे रोक लगा दी गई
कि ट्रिब्यूनल लास्ट के 3 महीने पुराने वाले ट्रांजैक्शंस का ही कैंसिलेशन का आदेश दे सकती है। समझने के लिए, अगर कोई ट्रांजैक्शन एप्लीकेशन देने से 4 महीने पहले, 5 महीने पहले, 6 महीने पहले हो गए तो उसमें ट्रिब्यूनल का कोई खास भूमिका नहीं दिख रहा है मेरे को। The setting aside of any transfer, delivery, etc. in his insolvency to be a fraudulent preference। इसके बाद एक लाइन लिखा है कि हम उसी ट्रांसफर की जो 3 महीने के भीतर हुआ है, और अगर कोई इंडिविजुअल, जैसे कोई इंडिविजुअल अगर एक काम किया हो, तभी तो यहाँ पे कंपनी कर रहा है, तो वो इंडिविजुअल जब दिवालिया होता है तो होता है ना बेटा फ्रॉडुलेंट प्रीफरेंस। किसी आप लोगों ने तो नहीं पढ़ा होगा, हम लोग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में पढ़ते थे कि फ्रॉडुलेंट प्रीफरेंस जो होता है, और इंसॉल्वेंसी एक्ट में तो होगा ही। फ्रॉडुलेंट प्रीफरेंस मतलब किसी एक क्रेडिटर को ज्यादा मतलब बेनिफिट पहुंचाना और दूसरे क्रेडिटर्स को कम बेनिफिट पहुंचाना फ्रॉडुलेंट प्रीफरेंस है। तो ये छोटा सा पॉइंट है, कमाल का है सर जी। 7वां हम लोग भी जब पढ़ते थे आपके जैसे, ओल्ड था लेकिन ऐसे ही था बेटा। हमारे सर कहते थे बस इस 10, 11, 12 पॉइंट्स को अच्छे से याद कर लो, है ना, इनको अच्छे से याद कर लो, इन्हीं में से थ्योरेटिकल पूछ देगा। रिमूवल ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर्स, अरे बाबा पहला था टर्मिनेशन, सेटिंग असाइड, ये एक ही चीज बार बार लिखता है, चलो कोई बात नहीं। एच, रिमूवल ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर, एमडी, मैनेजर और मैनेजर और डायरेक्टर डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। रिमूवल ऑफ द एमडी, एमजीआर और डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। अच्छा जी, कंपनी के, है ना, डायरेक्टर्स को हटाना है। आई में है रिकवरी ऑफ अनड्यू गेन, रिकवरी ऑफ अनड्यू गेन, रिकवरी ऑफ अनड्यू गेन्स मेड बाय, recovery of undue gains made by any managing director, manager or director। Recovery of undue gains made by any MD, manager or director during the period of his appointment, during the period of his appointment, recovery of undue gains made by any managing director, manager or director during the period of his appointment as such, and the manner of utilization of recovery, and the manner of utilization of the recovery, including transfer to IEF, including transfer to IEPF, including transfer to IEPF or repayment of सॉरी ऑफ नहीं है बेटा जी, 2 है, आइडेंटिफाइबल विक्टिम्स। इसका सर जी ये मतलब है, समझने की कोशिश कीजिएगा, रिकवरी ऑफ अनड्यू गेन्स मेड बाय एनी एमडी, कोई भी नाजायज फायदा आप एमडी रहते हुए, मैनेजर रहते हुए, डायरेक्टर रहते हुए, है ना, जब से आपका अपॉइंटमेंट हुआ, अगर आपने कोई नाजायज फायदा उठाया है तो उसका रिकवरी और फिर एंड सच एंड द मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रिकवरी इंक्लूड टू आईपीएफ और रीपेमेंट टू आइडेंटिफाइबल विक्टिम, और उनका आइडेंटिफाइबल मतलब जिनको हम पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाइबल विक्टिम जो रीपेमेंट हुआ है उसकी बात है। GHI, आई के बाद जे है, आई के बाद आपका जे है।
the manner in which the MD, the manner in which, अच्छा ये है कि पैसा रिकवर भी होगा, निवान धन और उसका पेमेंट की भी बातें कर रहा है कि पैसा किसको दिया जाएगा, या विक्टिम्स को ना देकर IEPF में ट्रांसफर हो जाएगा। द मैनर इन विच द MD है ना, जे है, और मैनेजर, मैनर इन विच द MD बड़ा हौच-पौच लिखा है, और मैनेजर of the company may be appointed subsequent to the manner in which the MD manager of the company may be appointed। अच्छा, अब हटाने के बाद अपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं, बोल हाँ सर, जिनको हटाए हैं मे बी अपॉइंटेड सब्सिक्वेंट टू एन ऑर्डर रिमूविंग द existing MD और मैनेजर ऑफ द कंपनी, और मैनेजर ऑफ द, ये दोस्तों इस तरह से बातें हैं कि अपॉइंटमेंट ऑफ सच नंबर ऑफ पर्सन्स एज डायरेक्टर, अपने सबको हटा दिया है, अब अपॉइंटमेंट की बात आप कर रहे हैं। अभी एक बार को रिलेट कराता हूं आपको। आफ्टर रिकवरी पेमेंट विल बी मेड टू विक्टिम्स और ट्रांसफर टू IEPF एज पर NCLT। विक्टिम को दे देना चाहिए पैसा। विक्टिम मतलब जिसके साथ कुछ गलत हुआ है। के अपॉइंटमेंट ऑफ सच नंबर ऑफ पर्सन्स as directors, appointment of such number of persons came as directors who may be required by the tribunal to report to the tribunal on such matters as the tribunal may direct, appointment of such number of persons and directors who may be required by the tribunal to report to the tribunal on such matters। कितना बार लिखा है? who may be required by the tribunals to report to the tribunal on such matter as the tribunal may direct। मतलब वो अपने चमचे, अपने कुत्ते बैठा सकता है ना। इनका एक ही काम होगा। इनका काम क्या होगा आपको समझ में आ ही गया। JKL, imposition of cost, costs as may be deemed fit by the tribunal। Imposition of cost as may be deemed fit by the tribunal। और लास्ट IJKLM, any other, अच्छा, imposition of cost as may be deemed fit by the tribunal। वो जो भी बंदा है जो कंप्लेंट किया है उसको कह सकता है या कंपनी को कह सकता है कि हमको खर्चा भी दे दो कुछ। हम ट्रिब्यूनल है तो क्या हुआ, हमने भी तुम्हारे लिए तो ये सब ऑर्डर पास किया, सोचा, तो हमें कुछ खर्चे दे दो। तो सच कॉस्ट, अब ये भी कितना वाइड पावर दिया गया। सच कॉस्ट में कुछ भी हो सकता है। IJKLM, M क्या है? एनी अदर मैटर। वाओ,
any other matter for which in the opinion of the tribunal is just and equitable. करा any other matter for which in the opinion of the tribunal it is just and equitable. just and equitable समझना है बात. just and equitable का मतलब क्या होता है? just and equitable means proper. any other matter for which in the opinion of the tribunal it is just and equitable, that provision should be made. that provision should be made. ये छोटा सा पॉइंट है. any other matter for which in the opinion of the tribunal it is just and equitable, that provision should be made. provision should be made का मतलब हुआ कि आपको है ना, प्रोविजन शुड बी मेड मतलब आपको लगता है कि किसी और मैटर पे भी आदेश हम देना चाहते हैं तो दीजिए सच. अब देखिए बेटा, फाइलिंग ऑफ कॉपी ऑफ ऑर्डर, वो ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास करके शायद कंपनी को देगी. ए सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल शैल बी फाइल्ड बाय द कंपनी विद द रजिस्ट्रार विद इन 30 days. तीसरा, फाइलिंग ऑफ कॉपी ऑफ ऑर्डर. फाइलिंग ऑफ कॉपी ऑफ ऑर्डर सेक्शन 242 सब सेक्शन 3. फाइलिंग ऑफ कॉपी ऑफ ऑर्डर. यहां पे क्या लिखना है बेटा जी? और सर्टिफाइड कॉपी, certified copy of the order of the tribunal, certified copy of the order of the tribunal shall be filed by the company, certified copy of order of the tribunal shall be filed by the company with the registrar within 30 days of the order of the ट्रिब्यूनल. कुल मिलाकर यह है कि ट्रिब्यूनल 242(2) में करीबन क्या कहा जाए 10, 12, 13 आदेश दे सकती है. 13 में तो 13वां जो है 12 आदेश दे सकती है, 12 स्पेसिफिक आदेश है और 13वें में कुछ भी दे सकती है. अब क्या है कर रहा है कि इसकी कॉपी जमा कर दो. अच्छा जी, अच्छा 242(2) जो है वो एक तरह से लगता है फाइनल ऑर्डर है, क्योंकि 242(4) कहता है कि ट्रिब्यूनल इंटरिम ऑर्डर भी पास कर सकते हो. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरिम? इंटरिम का मतलब इंटरनल, आंतरिक. फोर्थ में लिखिए इंटरिम ऑर्डर. इंटरिम ऑर्डर 242 सबसेक्शन 4. ये भी अच्छा है. कह रहा है बेटा जी, द ट्रिब्यूनल में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी टू द प्रोसीडिंग, कौन सी प्रोसीडिंग? ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट वाली. मेक एन इंटरिम ऑर्डर which it thinks fit for regulate the conduct of company's affairs upon such terms and condition as appeared it to be just and equitable. कह रहा जब तक वो कोई फाइनल आदेश नहीं देती है वो इंटरिम ऑर्डर भी पास कर सकती है. इंटरिम ऑर्डर. यहाँ लिखे
The tribunal may on the application of any party to proceeding the tribunal may on the application of any party to proceeding make any interim order which it thinks fit. Wow. Make an interim order which it thinks fit for regulating the conduct of the company's affairs. Upon such terms and conditions as appear to it to be just and equitable, ये एक छोटा सा पॉइंट है, जस्ट एंड इक्विटेबल। आगे एक पॉइंट और लिखा है, पांचवा, ट्रिब्यूनल डिसीजन रिस्पेक्ट ऑफ केस इनिशिएटेड। इसमें एक शब्द है सर जी, ट्रिब्यूनल डिसीजन in respect of case initiated under 241 subsection 3। सर ये नया आया हुआ था, सेंट्रल गवर्नमेंट भी केस की शुरुआत कर सकता है। सॉरी इंटरिम के बाद करा एट द कंक्लूजन ऑफ द हियरिंग ऑफ द केस इन रिस्पेक्ट ऑफ 241(3) द ट्रिब्यूनल शैल रिकॉर्ड इट्स डिसीजन स्टेटिंग देयरइन स्पेसिफिकली एज टू वेदर और नॉट द रिस्पोंडेंट इज अ पर्सन टू होल्ड द। आइए देखते हैं क्या बात है। लिखा है सर जी, एट द कंक्लूजन ऑफ हियरिंग। अभी बकवास कर रहा है बेटा जी। At the conclusion of hearing at the conclusion of the hearing of the case in respect of section 241(3) the tribunal shall record its decision stating therein specifically as to whether or not the respondent is a fit and
proper person. Hold the office of. Hold the office of director. Hold the office of director or any office or other office connected with director or any other office connected with the conduct and management of the company, with the conduct and मैनेजमेंट एनी कंपनी। सर जी ये लाइन क्या है, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। 241(3) बेसिकली आपको आज से कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि अभी ये नया आया है 241(3), इनिशिएशन ऑफ केस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन सम सर्कमस्टांसेस। कुछ परिस्थितियों में सेंट्रल गवर्नमेंट भी केस शुरू कर सकती है। ट्रिब्यूनल तो 241(1)(2) में था ही, ये कुछ है। अब ये कह रहा है कि ट्रिब्यूनल डिसीजन रिस्पेक्ट ऑफ, मतलब 241(3) में जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपना केस हैंडल कर रही है उसमें ट्रिब्यूनल को सिर्फ इस बात का फैसला सुनाना है, सुनाने का अधिकार है कि जिस बंदे को, है ना, एट द कंक्लूजन ऑफ द हियरिंग ऑफ द केस इन रिस्पेक्ट ऑफ 241(3) सेंट्रल गवर्नमेंट वाली बात कर रहा है, ट्रिब्यूनल शैल रिकॉर्ड इट्स डिसीजन स्टेटिंग देयर इन स्पेसिफिकली। ट्रिब्यूनल भी अपना फैसला रिकॉर्ड करेगा और खास करके, है ना, वेदर और नॉट द रिस्पोंडेंट इज अ फिट एंड प्रॉपर पर्सन, जो फिट और प्रॉपर पर्सन होल्ड द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर ऑफ कनेक्टेड विद द कंडक्ट। ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो भी रिस्पोंडेंट है, रिस्पोंडेंट मतलब वेदर नॉट द रिस्पोंडेंट, एक होता है डिफेंडेंट, आप सब लोग जानते हैं। रिस्पोंडेंट मतलब जिसके ऊपर शिकायत की गई है, माइनॉरिटी ने हो सकता है मेजॉरिटी पे शिकायत किया हो, उसको हम माइनॉरिटी को एग्रीड बोल देंगे और इसको रिस्पोंडेंट बोल देंगे। तो ये छोटा सा पॉइंट आपके सामने है। ठीक है जी निवांधन जी, तो आज हम लोग आपसे विदा लेंगे, फिर हम लोग अगली क्लास में मुलाकात करेंगे, है ना। कल कोशिश करूंगा कि मैं थोड़ा जल्दी आ जाऊं। अब चूंकि ये लाइव होती नहीं है तो हम अपने हिसाब से इसको अरेंज करते रहते हैं, फिर भी कोशिश करूंगा कि कल थोड़ा जल्दी। ठीक है जी, चल ध्यान दीजिएगा। आज हम लोग रुकते हैं। ओके बेटा।